हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जल्दी से दोस्तों आप सभी लोग आ जाइए। और 3 बज गई है, 3 बजे से आपकी डेली टेस्ट होती है। तो आज हम लोग देखेंगे हिंदी का टेस्ट। जी हाँ, आज यहाँ पर हिंदी का टेस्ट हम लोग लगाने वाले हैं। और हिंदी का महत्वपूर्ण यहाँ पर 60 से ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जो आपको एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टेस्ट आपका हिंदी का है। और हिंदी में देखिए आपको गद्यांश पद्यांश भी पूछा जाएगा। तो गद्यांश यहाँ पर हम नहीं लिए हैं। गद्यांश आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। गद्यांश एक कहानी देगा और उसी से संबंधित आपको 4-5 क्वेश्चन दे देगा, है ना। तो यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं वो व्याकरण से संबंधित है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सभी टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है और इसी टॉपिक से आपको एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। तो ये टेस्ट नंबर आपका टोटल 31वां टेस्ट है, जिसमें हम लोग समान अध्ययन का भी टेस्ट डेली लगा रहे हैं। और ये जो हिंदी है ना, ये सभी के लिए आपका 1 से लेकर के 12 क्लास सभी के लिए आपका हिंदी है। क्योंकि हिंदी तो सब लोग को पूछेगा, आपको 75 सवाल पूछेगा और जिसमें आपको और 30 आपका इंग्लिश 25 इंग्लिश रहेगा, जिसमें आपको 30 नंबर लाना है ना। यानी कि 30% लाना है। इसमें नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं है, बस पास मार्क्स करना है ना। बस इसमें पास कर जाना है और ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं, इससे आपका मेरिट नहीं बनेगा। तो चलिए सभी लोग आ जाइए, शुरू करें आज की हिंदी की क्लास। और ये बिहार 7th फेज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्लास तो पूरा देखना है। और क्योंकि हिंदी में आपको पास करना ज़रूरी है ना। अगर आप हिंदी पास नहीं करते हैं तो आपका जो सेकेंड पेपर है वो आपका चेक ही नहीं होगा। तो इसीलिए हिंदी भी ज़रूरी है। और सेकेंड पेपर तो खैर है ही, आपका सेकेंड के पेपर से आपको मेरिट बनेगा, तो वो तो आपका इंपॉर्टेंट है ही, है ना। इसीलिए मैं आपको 3-4 दिन पर एक मैं हिंदी का टेस्ट भी डेली ले लेता हूँ, है ना। 3-4 दिन के गैप पर लगभग एक हिंदी का टेस्ट हो जाता है, ताकि हिंदी भी हमारा धीरे धीरे रिवीजन होता रहे। बस हम पास कर जाएं और इससे ज़्यादा कुछ हमें मतलब नहीं है ना। यानी कि हमारा यही है कि 100 में से कम दोस्तों 40 से 50 नंबर आ जाएगा, ताकि हम सेफ में रहेंगे, है ना। आगे हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए जल्दी से आ जाइए, शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये टेस्ट नंबर आपका 31वां होने वाला है। इसका PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगा, है ना। डेली 3 बजे से आपकी क्लास होती है। टेस्ट नंबर आपका 31 है। ये आज हिंदी का क्लास होने वाला है दोस्तों। और एग्ज़ाम में आपको इसी प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, तो पूरा टेस्ट दीजिएगा। कितना मार्क्स आप लाते हैं ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, है ना। लास्ट में आपका कितना स्कोर आया है ना। ये आज लगभग हम 60+ सवाल यहाँ पर देखेंगे और 60+ में आप कितना स्कोर करते हैं। क्योंकि आपको 10-15 सवाल जो है ना वो गद्यांश और पद्यांश पूछेगा आपसे, ठीक है। तो इसीलिए वो अभी नहीं करवाया जा रहा है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। और वो बहुत आसान चीज़ है, कहानी के अनुसार पर आपको कहानी दिया हुआ रहता है और उसी में से आपको छाट करके बनाना रहता है, ठीक है। तो आराम से आप बना सकते हैं, है ना। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप अगर अभी तक हमारे व्हाट्सएप में नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप में जुड़ जाइएगा। यहाँ पर आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, पीछे जितनी भी क्लास हुई है समान अध्ययन की। और आपका जो 1 to 5 का टेस्ट हुआ है, आपका 9-10 का जो आपका क्लास का चल रहा है, 9-10 का देखिए अभी NCERT सीरीज चल रहा है ना। 9-10 का अभी NCERT सीरीज चल रहा है, जिसमें ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो गया है। हिस्ट्री चल रहा है दोस्तों, तो हिस्ट्री भी यानी कि मान के चलिए जून में आपका हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, है ना। और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स बचेगा, तो 9-10 आपका पॉलिटी हो जाएगा। क्योंकि पॉलिटी में कुछ है ही नहीं, है ना। तो 9-10 पॉलिटी हो जाएगा और इकोनॉमिक्स भी आपका 9-10 करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो वो उसमें ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा। और इसको होने के बाद, है ना, जब NCERT हम कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद ऐसा नहीं कि आपकी तैयारी खत्म हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, है ना, 4 सेक्शन से आपको सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में। चारों सेक्शन से हम आपको टेस्ट लेंगे, है ना। फिर चारों सेक्शन से डेली बाई डेली हम टेस्ट लेंगे और 80 सवाल आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और 80 क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कि 80 सवाल आप सभी के लिए तैयार करके डेली लेकर के आवे टेस्ट के लिए, और आप उसको टेस्ट दें और बताइए कितना उसमें सही होगा, है ना। तो फिलहाल अभी NCERT समाप्त कर लेंगे, चैप्टर वाइज जो आपका चल रहा है। उसके बाद हम मतलब सभी को मिला करके एक हम टेस्ट लेंगे, ठीक है। चलिए, और वो भी NCERT SCERT बेस्ड लेंगे, है ना, जिसमें आपका NCERT और SCERT दोनों से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। NCERT, है ना, दोनों से आपका क्वेश्चन रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा फ़ोन पे गूगल पे नंबर है। अभी इसमें जुड़ने के लिए मात्र 499 का आपको चार्ज लगेगा। बस एक बार आपको पे करना है, उसके बाद आपको सारे मटेरियल आपको एग्ज़ाम तक मिलते रहेगा। पीछे जो क्लास छूट गया है वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये आपको सिर्फ एक बार पे करना है, कोई मंथली चार्ज आपका ये नहीं है ना। एक ही बार आपको पे करके आपको ग्रुप में जुड़े रहना है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। एक बार देखिए, सबसे पहला आपका काम है, कर्तव्य है कि आप लाइव आइए और सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है। तो आज का पहला सवाल है कि दाता
दाता जो है दोस्तों, इसका स्त्रीलिंग क्या होता है बताइए। दाता जो शब्द है इसका स्त्रीलिंग क्या होता है। दाता का दात्री होता है, गानी होता है, दत्रनी होता है या दात्रिनी होता है। तो इसका स्त्रीलिंग होता है आपका दोस्तों दात्री, है ना। दाता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, दात्री। ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि इसका स्त्रीलिंग क्या होता है, पुल्लिंग क्या होता है ना। चलिए, तो आंसर हो गया दात्री, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग अपना अपना कमेंट करते चलना है। देखिए, कमेंट करने से होता कुछ नहीं है ना। इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं, इससे आपको फ़ायदा है ना। इसलिए मैं बार बार प्रेस करता हूँ कि भाइयों आप लोग कमेंट कीजिए, है ना। कमेंट करने से आपको याद हो जाएगा, पता चलेगा कि आपने सही जवाब दिया, गलत जवाब दिया, है ना। आप कितने पानी में है ना, आपको कितना आ रहा है ना। चलिए, हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है बताइए। हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है ना। तो सबसे पहले अपभ्रंश का हुआ या प्राकृत का हुआ या पाली का हुआ या हिंदी का हुआ। ये चार ऑप्शन पढ़ना है आपको, जवाब देना है कि हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम बताना है, सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले हुआ दोस्तों आपका पाली, उसके बाद हो जाएगा आपका प्राकृत, उसके बाद हो जाएगा अपभ्रंश और लास्ट में होगा आपका हिंदी। यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी नंबर होगा। ये जो क्रम है, ये भाई साहब क्रम आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले पाली, है ना, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश और उसके बाद आपका हिंदी। ठीक है। और भारतीय जो भाषा है दोस्तों, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो भारतीय भाषा की जो उत्पत्ति हुई है ये आपका संस्कृत भाषा से ही हुई है ना। ये ध्यान रखना है। चलिए, और जो बौद्ध साहित्य जो लिखे गए हैं दोस्तों, वो किस भाषा में लिखी गई है। तो बौद्ध साहित्य जो लिखी गई है वो पाली भाषा में लिखी गई है। महात्मा बुद्ध ने उपदेश जो दिए थे वो किस भाषा में दिए थे। तो वो भी आपका पाली भाषा में ही महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए थे, है कि नहीं। तो ये ध्यान आप रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं आपका थर्ड नंबर। कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है आपका विदेशी है बताइए। विदेशी शब्द कौन सा है। देखिए, शब्द के बारे में मैंने बता चुका हूं कि शब्द की उत्पत्ति की दृष्टि से जो शब्द के भेद होते हैं वो चार भेद होते हैं ना। शब्द की उत्पत्ति की दृष्टि से चार प्रकार के होते हैं शब्द। एक तो तत्सम, एक तद्भव, एक देशज और एक विदेशज, है ना। तो ये विदेशज पूछ रहा है कि विदेशी क्या है ना। ये चार ऑप्शन दिया गया, इसमें बताना है कि जो विदेशी शब्द आपको बताना है। ठीक है। तो विदेशज हो जाएगा दोस्तों आपका महल। महल जो ये शब्द है ना, महल, ये आपका विदेशी शब्द है ना। विदेशज कहिए, विदेशी कहिए, विदेशी शब्द है आपका महल। और महल दोस्तों विदेशी जो है ये कहाँ की है। तो ये अरबी भाषा है। विदेशी जो है दोस्तों ये आपका अरबी भाषा है आपका। ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका महल, ऑप्शन नंबर आपका बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर। वीडियो को लाइक करते चलिएगा सभी लोग। अवयव को क्या कहा जाता है बताइए। अवयव को क्या कहा जाता है। तो अवयव को क्या कहा जाता है बताइएगा। तो अवयव को दोस्तों अविकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, अविकारी शब्द। अवयव को कहा जाता है अविकारी शब्द। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर बिल्कुल सही। अवयव को क्या कहते हैं, अविकारी शब्द। देखिए, अविकारी शब्द इसको क्यों कहते हैं। तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि लिंग, वचन और कारक से कोई विकार नहीं होता है। अवयव का एग्जाम्पल जैसे आपको याद रखना है कि जैसे पास, है ना। पास हो गया, एक अवयव हो गया। पास है, जहाँ है, तहाँ है, यहाँ, पीछे, सर्वदा, नित्य, बहुत, बहुधा, कई बार, ये सभी जो शब्द है ये आपका अवयव के उदाहरण है। अगला है युगपथ किस कवि की रचना है बताइए। युगपथ जो है ये किस कवि की रचना है ये बताना है आपको, है ना। ऑप्शन है आपका अनामिका, सुमित्रा नंदन पंत, वीरेन डंगवाल या फिर जीवनानंद दास। देखिए, युगपथ जो है ना, युगपथ जो है ये आपका सुमित्रा नंदन पंत का है। जी हाँ, याद रखना है दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत का ये आपकी रचना है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सुमित्रा नंदन पंत जी। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना। सुमित्रा नंदन पंत है आपका। चलिए, सुमित्रा नंदन पंत की और भी कृतियाँ हैं इनकी, आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे कि गुंजन, है ना। गुंजन भी इन्हीं का है। तो पूछा जाता है गुंजन के बारे में, गुंजन किनका है। तो ये भी सुमित्रा नंदन पंत का ही है। और गुंजन के अलावे एक है ग्रंथी, है ना। एक है आपका ग्रंथी, तो ये भी आपका सुमित्रा नंदन पंत का ही है। हम चलते हैं अगले प्रश्न आपका 6 नंबर। 6 नंबर है कि इनमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है बताइए। सामान्य प्रश्न है 6 नंबर कि सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण बताना है ना। सामान्य वर्तमान काल, तो सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा होगा। रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, सीता बाजार जाती होगी, वह कोलकाता जाता है या वर्षा हो रही थी।
तो देखिए वर्तमान में पूछ रहा है और वर्तमान भी कैसा, तो सामान्य, तो सामान्य हो जाएगा वह कोलकाता जाता है ना, यानी वह कोलकाता जाता है, ये आपका सामान्य वर्तमान है ना। सामान्य वर्तमान क्रिया से क्या पता चलता है, जिससे यह पता चलता है कि क्रिया जो हो रही है वो वर्तमान काल में हो रही है ना। अब जैसे कि वह कोलकाता जाता है ना, तो ये क्रिया हो रही है दोस्तों वर्तमान काल में हो रही है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका कि हिम किरटिनी किसकी रचना है, बताइए हिम किरटिनी किसकी रचना है। हिम किरटिनी जो है ये किसकी रचना है, तो ये जो रचना है ये माखन लाल चतुर्वेदी की है ना, ये किसकी है, माखन लाल चतुर्वेदी की है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों आंसर नंबर ए हो जाएगा माखन लाल चतुर्वेदी। माखन लाल चतुर्वेदी जो है इनके कुछ और रचनाएं हैं, जैसे कि आपका साहित्य देवता है, युग चरण है ना, वनवासी है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, बताइए। शुद्ध वाक्य आपको बताना है दोस्तों, जी हाँ, शुद्ध वाक्य से भी आपको 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, है ना। शुद्ध वाक्य से भी आपको 1-2 प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो ऑप्शन है कि मोहन सुबह ही पटना सिधार गया, नहीं ये बिल्कुल गलत है ना। मोहन सुबह ही पटना चला गया, हाँ ये कुछ ठीक लग रहा है। मोहन सुबह ही पटना को चला गया, ये भी गलत है। मोहन सुबह ही पटना में पधार गया, ये भी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि मोहन सुबह ही पटना चला गया, है ना। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर, कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है, तो कर्मवाच्य में आपका सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। सॉरी, कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। देखिए वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो वाच्य के दोस्तों आपके 3 भेद होते हैं ना। वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो वाच्य के आपके 3 भेद होते हैं। कौन कौन, तो कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगर पूछा जाए कि वाच्य के कितने भेद हैं, तो 3 भेद नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर, हरि गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती है, बताइए। हरि गीतिका छंद में दोस्तों कितनी मात्राएं होती है, 27 होती है या फिर आपका 24 है, 28 है या 30 है, क्या होगा। हरि गीतिका छंद में, है ना, ये कितनी मात्राएं होती हैं, तो इसमें टोटल 28 मात्राएं होती है ना। टोटल कितनी होती है, 28 मात्राएं होती है इसमें, ठीक है, हरि गीतिका छंद में। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 11 नंबर प्रश्न, मोहन एक शालीन लड़का है ना। कह रहा है कि मोहन एक शालीन लड़का है। वाक्य में जो शालीन है ये शब्द क्या है ना, ये जो शालीन शब्द है ये इससे क्या बोध हो रहा है, ये परिमाणवाचक, परिणामवाचक है, विशेषण है या फिर संख्यावाचक विशेषण है या गुणवाचक विशेषण है या फिर सर्वनामिक विशेषण है। तो मोहन एक शालीन लड़का है दोस्तों, इस वाक्य में जो शालीन है इससे क्या पता चल रहा है, गुणवाचक, है ना, यानी कि मोहन के अंदर ये गुण है, शालीनता की गुण है मोहन के अंदर, है ना। तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं जी, तो क्रिया विशेषण के आपके 5 भेद होते हैं, है ना। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया विशेषण के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताइएगा, बताइए तो क्रिया विशेषण के कौन कौन से भेद होते हैं, है ना। चलिए भाई साहब अगला प्रश्न हम चलते हैं। प्रश्न नंबर है उंगली पकड़ के पहुंचना, है ना। प्रश्न बहुत अच्छा है कि उंगली पकड़ के पहुंचना, मुहावरे का अर्थ बताइए। मुहावरा भी आपको 1 से 2 आपको जरूर पूछा जाएगा, है ना। 1 से 2 3 मुहावरा आपको जरूर पूछा जाएगा, है ना। कभी वाक्य वाला दे देगा, कभी अर्थ पूछ लेगा, कभी कुछ पूछ लेगा, तो ये भी याद रखिएगा मुहावरा से आपका, है ना। हिंदी भी आप लोग अपना प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है, और मैथ भी प्रैक्टिस करते रहना है ना, और रीजनिंग भी प्रैक्टिस करते रहना है। उंगली पकड़ के पहुंचना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो उंगली पकड़ के पहुंचना का जो मुहावरे का अर्थ हो जाएगा वो धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना, है ना। धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना हो जाएगा आपका राइट आंसर बी नंबर। आप लोग अपना अपना कमेंट करते चलिएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, उंगली पकड़ के पहुंचना। और देखिए कुछ और, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको मुहावरा में बताता हूँ और उसका आप लोग जवाब दीजिएगा। जैसे कि उधेड़ बुन में पड़ना, इसका अर्थ क्या होता है,
बताइए तो सभी लोग, उधेड़ बुन में पड़ना, इसका अर्थ क्या होगा, है ना, उधेड़ बुन में पड़ जाना, है ना, कहते नहीं, कभी कभी कहते हैं ना बहुत उधेड़ बुन में हो गए हैं यार, तो मतलब सोच विचार में पड़ गए, है ना, सोच विचार में पड़ गए हैं। अब जैसे कि एक आपका मुहावरा है, उधार खाए बैठना, है ना, उधार खाए बैठना, इसका अर्थ क्या होगा, प्रतीक्षा में रहना, ठीक है। और एक जैसे मुहावरा है आपका उड़ती खबर, तो उड़ती खबर का मतलब, है ना, नहीं कहते हैं कि खबर ये उड़ करके आ रहा है, मतलब ये अफवाह फैलाना हो रहा है आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं आपका, इनमें से कौन सा शब्द कमल, कमल का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। कमल, जो कमल है दोस्तों, इसका पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है आपसे, तो कौन सा नहीं है ना। तो कमल का पर्यायवाची जो नहीं है वो रसाल हो जाएगा, है ना, जो रसाल है ये कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। रसाल जो है ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। चलिए देखिए रसाल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, है ना, रसाल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, जब ये रसाल कमल का नहीं है तो रसाल का मतलब होता है आम्र, रसाल का मतलब क्या होता है, आम्र हो जाएगा, आम्र हो जाएगा आपका, अमृत हो जाएगा, है ना, अमृत हो जाएगा, फल हो जाएगा, ठीक है, फल हो जाएगा, साहूकार हो जाएगा, ये सभी चीज़ है आपका रसाल, है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए कमल के पर्यायवाची बता दीजिए दो चार ठो, है ना, कमल के दो चार पर्यायवाची आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कमल बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कमल के बारे में। तो कमल का जैसे हो जाएगा आपका अरविंद, है ना, कई बार आया है अरविंद, अरविंद क्या है दोस्तों, कमल का पर्यायवाची अरविंद हो जाएगा। सतलज हो जाएगा, है ना, सतदल हो जाएगा, सतलज नहीं सतदल हो जाएगा आपका। पुष्कर हो जाएगा, है ना, पुष्कर हो जाएगा आपका। पुष्कर के अलावा पंकज, है ना, पंकज भी इसी का है आपका, ठीक है, पंकज हो जाएगा आपका। नीरज हो जाएगा, है ना, सरोज हो जाएगा, ठीक है, नीरज है, सरोज है, तो ये सभी चीज़ें क्या है, तो कमल का पर्यायवाची है आपका, ठीक है। चलिए अम्बुज भी इसी का है आपका। हर रोज में कौन सा समास है, बताइए दोस्तों, हर रोज, है ना, तो हर रोज में कौन सा समास है, अवयवी भाव है या तत्पुरुष है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि है, तो हर रोज में है आपका अवयवी भाव समास। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा बिल्कुल सही। अवयवी भाव समास में समस्त पद में अवयव के अर्थ की ही प्रधानता रहती है, आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए नंबर, ठीक है। अवयवी भाव का देखिए कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे कि आपका बेकाम, बेशर्म, बतौर, भरपेट या फिर बारंबार, ये सभी अवयवी भाव के शब्द हैं, है ना। तो हर रोज में कौन सा समास, अवयवी भाव। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15 नंबर है कि राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है। प्रश्न कह रहा है कि राजन के द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाच्य कौन सा प्रकार है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है ना, वाच्य का कौन सा प्रकार है दोस्तों, देखिएगा, कृत्यवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य। मैंने बताया था कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं भाई, तो वाच्य जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं। अब इसका आंसर क्या होगा 15 का, तो 15 का जो आंसर हो जाएगा आपका ये है कर्मवाच्य, है ना, ये है आपका कर्मवाच्य, यानी कि राजन द्वारा किताब पढ़ी जा रही है ना। तो राजन द्वारा क्या पढ़ी जा रही है, किताब पढ़ी जा रही है, यानी कि कर्म यहाँ पर हो रहा है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा कर्मवाच्य, ठीक है। अगला चलते हैं दोस्तों, आपका प्रश्न नंबर है आपका 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है ना, कौन सा वो वाक्य है जिसमें कौन सा वाच्य है, तो भाववाच्य आपको बताना है। तो भाव किससे पता चल रहा है ना, भाव किससे पता चल रहा है, आपको ऑप्शन पढ़ना और जवाब देना है। जैसे कि सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, है ना, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, ये है दोस्तों आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा आपका भाववाच्य। भाववाच्य क्रिया किसे कहेंगे, जिससे यह ज्ञात होता है कि क्रिया में न तो कर्ता की प्रधानता होती है और न ही कर्म की, केवल उसमें भाव प्रधान होता है आपका, ठीक है, केवल उसमें भाव प्रधान होता है आपका भाववाच्य में, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर की, हम ताजमहल देखने जाएंगे। चलिए ताजमहल देख लेते हैं, है ना, हम लोग ताजमहल देखने जाएंगे, ऐसे हम आज तक नहीं गए हैं, है ना, ऐसे हम आज तक नहीं गए हैं, तो हम लोग ताजमहल देखने जाएंगे। इस वाक्य में हम जो है दोस्तों, हम सर्वनाम कौन सा प्रकार है ना, हम जो सर्वनाम है ये कौन सा प्रकार है, आपको ये बताना है, क्या होगा आंसर। हम जो है ना, हम जाएंगे, है ना, यानी कि ये पुरुषवाचक है, ठीक है, ये क्या है दोस्तों,
पुरुषवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम किसे कहेंगे जी? जो संज्ञा के बदले आता है उसी को तो सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, है ना? पता है कि नहीं? कौन कौन है? तो पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। टोटल कितने प्रकार हो गए भाई? आपका सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है उसका 3 प्रकार होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर, कह रहा है दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कहीं नहीं। यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? बताइए दोस्तों, ये आपको युक्ति बताना है। एक प्रसिद्ध युक्ति किसकी है? दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कहीं नहीं। तो 18 का आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा दोस्तों निराला का आपका, है ना? ये किनका है? निराला जी का है, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है ये आपका, सूर्यकांत त्रिपाठी, है ना? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है ये आपका युक्ति, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। ये सब चीज़ आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, है ना? कुछ कुछ चीज़ याद भी करना पड़ेगा। देखिए, छायावाद के 4 स्तंभ आपको एग्जाम में पूछ लेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बता देता हूँ। छायावाद के 4 स्तंभ, ठीक है। छायावादी कवि किसे कहते हैं, है ना? छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो प्रसाद, है ना? प्रसाद निराला और वर्मा, है ना? प्रसाद निराला वर्मा पंत, ये 4 स्तंभ है छायावाद के। ये चारों याद रखिएगा। प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद, निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वर्मा मतलब महादेवी वर्मा और पंत मतलब सुमित्रा नंदन पंत। ये जो 4 कवि है ना, ये छायावादी कवि हैं और ये 4 स्तंभ कहे जाते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखना है। मैं चलता हूँ अगला 19 नंबर प्रश्न की, अभ्युदय के संपादक कौन है? बताइए दोस्तों, अभ्युदय जो है इसके संपादक कौन थे, है ना? है नहीं थे, बताइए इसके संपादक कौन थे, क्या होगा? तो अभ्युदय के संपादक जो थे ये मदन मोहन मालवीय जी, है ना? मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा अभ्युदय के संपादक। ठीक है। मालवीय के द्वारा दोस्तों लीडर समाचार पत्र भी निकाला गया था, याद रखिएगा लीडर, है ना? लीडर भी मालवीय जी के द्वारा ही निकाला गया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चले। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक भी कर देते चलिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, है ना? 9 बजे से भी आज क्लास होगी, है ना? आज जो है 9 PM में क्लास होगी आपकी, ठीक है। 9 PM में आपका हिस्ट्री की क्लास होगी आपकी, ठीक है। हिस्ट्री की क्लास होगी, चैप्टर नंबर 6। प्रश्न है कि व्यष्टि का विलोम बताना है। बताइए व्यष्टि का उल्टा, है ना? विलोम मतलब उल्टा, तो व्यष्टि का उल्टा हो जाता है समष्टि, है ना? क्या होता है? व्यष्टि का उल्टा समष्टि। उल्टा भी आपको 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, है ना? 1-2 प्रश्न आपको उल्टा शब्द भी जरूर एग्जाम में पूछेगा। तो ये सब चीज़ उल्टा, सीधा, पर्यायवाची, मुहावरा, है ना? रस हो गया, छंद हो गया, समास हो गया, अलंकार हो गया, है ना? ये सब आपको 1-1, 2-2 सवाल हर एक से आपको पूछेगा आपसे, ठीक है। चलिए जी अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर। इनमें से कौन सी बोली जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली है ना? और हिंदी से संबंधित भी आपको सवाल पूछेगा, जैसे हिंदी आपको कितनी अनुसूची में है, कितनी भाषा है, कौन भाषा कब जोड़ा गया, कौन सी भाषा हमारे संविधान में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वो सारे सवाल मैं आपको करवा दूंगा, वहाँ से एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा, है ना? कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, ये सवाल है आपका। बताइए पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है, तो क्या होगा? पश्चिमी बोली नहीं है बघेली, है ना? जो बघेली है दोस्तों, है ना? जो बघेली है आपका बी नंबर ऑप्शन, बुंदेली नहीं बघेली, वो हो जाएगा आपका पश्चिमी बोली, ये आपका नहीं है। तो बघेली क्या होगा भाई साहब, है ना? चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 22 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो वायु का पर्यायवाची है? बताइए वायु का पर्यायवाची कौन सा शब्द है आपका, बताइएगा। वायु का पर्यायवाची कौन है? अलिंद है, अलीना है, अनिल है या अनल है? तो वायु का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा अनिल, है ना? वायु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अनिल आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, वायु का पर्यायवाची अनिल, ठीक है। वायु का अन्य पर्यायवाची क्या होगा? जैसे हवा है, पवन है, समीर है, वात है, आपका प्रवात हो गया, और आपका बयार भी उसको कह सकते हैं, है ना? तो हवा, पवन, वायु, ठीक है, बात, मारुत, ये सब सारे आपके वायु के पर्यायवाची है आपके, ठीक है।
और भौरा के पर्यायवाची क्या होगा जी, है ना। भौरा अगर पूछ लिया जाए कि भौरा का पर्यायवाची क्या होगा भाई साहब बताइए तो भौरा, है ना। भौरा का पर्यायवाची हो जाएगा आपका भौरा, है ना। भौरा का तो भौरा है ही एक अली, और एक आपका मधुव्रत भी इसको कह सकते हैं, भ्रमर हो गया, मधुप हो गया, मधुकर हो गया, है ना। तो ये सभी भौरा के है आपका, ठीक है। चलिए मैं चलता हूँ, अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर की। सीता नहीं पढ़ती है, पढ़ती नहीं, यहाँ पर पढ़ती कर लीजिएगा, है ना। सीता नहीं पढ़ती है ना। तो सीता नहीं पढ़ती है, आप पढ़ते हैं? अभी तो नहीं पढ़ते हैं, है ना। 1 घंटा 2 घंटा काम नहीं चलने वाला है बउआ, है ना, सोच लीजिए, है कि नहीं। बीपीएससी हिला हिला के मारेगा आपको। तो सीता नहीं पढ़ती है, इस वाक्य में वाच्य दोस्तों कौन सा प्रकार है ना। वाच्य का कौन सा प्रकार है? वाच्य 3 प्रकार के मैंने बताया था। वाच्य कितने प्रकार के? 3। कौन कौन? तो एक भाव, एक कर्म, एक कृत्य, है ना। तो सीता नहीं पढ़ती है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? 23 का आपका आंसर हो जाएगा कृत्यवाच्य है। कृत्यवाच्य हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर। कृत्यवाच्य में क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्ता है ना। कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, याद रखिएगा। सीता नहीं पढ़ती है, इसमें कर्ता की प्रधानता है। अगला है कि माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? बताइए, माधुर्य जो गुण है ये किस रस में प्रयुक्त होता है? 24 का क्या हो जाएगा? माधुर्य गुण जो दोस्तों ये श्रृंगार रस में प्रयुक्त होता है ना। ये आपका प्रयुक्त होता है श्रृंगार रस में। श्रृंगार रस जो है इसका स्थायी भाव रति भाव है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध भाव है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह भाव है। और शांत रस का स्थायी भाव निवेद्य भाव है। तो याद रखिएगा, है ना। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 25 के दीर्घा बाहु। दीर्घा बाहु में कौन सा समास है? बताइए। दीर्घा नहीं, दीर्घ बाहु, है ना। दीर्घा नहीं दोस्तों, दीर्घ बाहु, है ना। दीर्घ बाहु में कौन सा समास है ये बताइएगा, है ना। दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, या फिर द्विगु समास, या बहुब्रीहि समास, या फिर अवयवी भाव समास। तो दीर्घ बाहु में दोस्तों, है ना, दीर्घ बाहु, इससे क्या पता चल रहा है ना। दीर्घ है बाहु जिसका अर्थात विष्णु जी। दीर्घ है बाहु जिसका अर्थात विष्णु जी, है ना। तो विष्णु जी आ गए यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर आपका दोस्तों। दीर्घ बाहु में बहुब्रीहि समास है ना। इसको अगर तोड़ेंगे तो दीर्घ है बाहु जिसका अर्थात विष्णु जी, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखें। चलिए तो अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 26 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नौका का पर्यायवाची है? बताइए, नौका का पर्यायवाची क्या होगा? तो नौका का पर्यायवाची भी आपको 2-3 सवाल जरूर एग्जाम में पूछेगा। तो नौका का पर्यायवाची पोत हो जाएगा, है ना। पोत कहिए, पोताश्रय कहिए, जलयान कहिए, है ना। ये सभी क्या है? तो जलवाहन कहिए, है ना, नाव कहिए, ये सभी नौका का पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, है ना। पोत है, पोताश्रय है, बेड़ा है, बेड़ा भी कहा जाता है ना। जलयान भी कहते हैं आपका, जलवाहन भी कहते हैं, ठीक है, नाव भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 27 नंबर की। यह मेरी किताब है। जी हाँ, यह जो है वो मेरी किताब है। इस वाक्य में काले शब्द, काला शब्द इसमें कौन है? यह। इसमें जो काला शब्द है वो यह है। मैं इसको काला किया था लेकिन फिर से गोरा हो गया, ये पता नहीं भाई साहब है ना। तो यह जो है ना ये काला शब्द है। तो यह का सर्वनाम, यह शब्द का सर्वनाम प्रकार बताना है। जी हाँ, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के बदले जो आता है। तो सर्वनाम यह जो आया है किसके लिए आया है ना। यह जो है दोस्तों ये कौन सा सर्वनाम है ये बताना है आपको। यह मेरी किताब है प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक? प्रश्न इसमें पूछ रहा है नहीं, है ना, निश्चयवाचक। जी हाँ, ये बिल्कुल निश्चित हो रहा है कि ये जो किताबें हैं वो किसकी है? मेरी है। तो यह क्या हो जाएगा? ये निश्चयवाचक हो जाएगा, है ना। इससे संबंध भी पता नहीं चल रहा है, निज भी नहीं होगा आपका, है ना। इससे निश्चितता की पता चल रही है कि ये जो सामान है ये मेरा है। जैसे कि यह और वह, ये 2 शब्द क्या हो गए आपके? ये निश्चयवाचक होता है। यह सामान मेरा है, यह किताब मेरी है ना, है कि नहीं। वह, जैसे वह सामान मेरा है ना। वो यह और वह जो होता है ये आपका निश्चयवाचक में आपका आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम चलते हैं आपका 28 नंबर। जैसे कह रहा है कि कोई आ रहा है। वाक्य में कोई जो है ये किस प्रकार का सर्वनाम है ये अब बताइए, है ना। तो यहाँ से सारे रिवीजन हो जाएंगे आपको और एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई आ रहा है। अब देखिए कोई से क्या पता चल रहा है?
कोई से क्या पता चल रहा है, संबंध पता चल रहा है नहीं, है ना। निश्चय पता चल रहा है कि कौन आ रहा है, कोई आ रहा है तो कोई भी होगा, है ना। भालू, हुड़ार, आदमी, गधा, बैल कोई भी हो सकता है। तो ये अनिश्चय न है, ये पता ही नहीं कि कौन आ रहा है, तो ये अनिश्चयवाचक हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है आपका, इसका कुछ एग्जाम्पल आपको भी पता होना, जैसे कौन, है ना, जिससे पता चले अनिश्चितता का, कौन है, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या, है ना। तो ये सभी हो जाएगा अनिश्चयवाचक। अगला है सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है ना। सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। पूर्वकालिक क्रिया, अकर्मक क्रिया, अनेकार्थिक क्रिया, सकर्मक क्रिया। सीता क्या कर रहा है, ये सोई है दोस्तों, है ना। तो ये क्रिया जो है अकर्मक क्रिया हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा। सीता सो रही है मतलब ये अकर्मक क्रिया। क्रिया के भेद कितने हैं, तो सकर्मक और अकर्मक, है ना। क्रिया दो प्रकार के होते हैं, एक सकर्मक क्रिया, एक अकर्मक क्रिया, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर। 30 नंबर है कि घोड़ों का घर कितनी दूर। जी हाँ, घोड़ों का जो घर वो कितनी दूर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है ना। लोकोक्ति भी आपको 1-2 पूछेगा आपको, है ना। सभी चीज़ को आपको रिवीजन करते रहना है। तो घोड़ों का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताइएगा। ऑप्शन पढ़िए, जल्दी से जवाब दीजिए, हम ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, है ना। इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा यानी कि डी नंबर होगा। कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है ना। घोड़ों का घर कितनी दूर मतलब कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। जो कर्मठ व्यक्ति होते हैं और कोई पोंदू व्यक्ति होते हैं ना, लोंदू व्यक्ति होते हैं, एक दिन पढ़े 2 दिन सुतेंगे, तो उनसे कोई सफलता होने वाली नहीं है ना। 3 ही बार इसमें मौका दिया गया है भाई साहब, याद रखिएगा, 3 बार। और 3 बार में अगर शिक्षक बने तो ठीक है, नहीं तो फिर जो आपका डिग्री है वो भूंजा फाँकिएगा, है ना। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त किस प्रसिद्ध नाटक है। चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध, है ना, किसका प्रसिद्ध नाटक है चंद्रगुप्त दोस्तों। पहले के ज़माना में बहुत ज़्यादा नाटक वगैरह खेला जाता था गाँव में, अब तो ये सब होता ही नहीं है ना। अब तो सब टीवी ज़माना, मोबाइल आ गया, लैपटॉप आ गया, अब तो सब अपने में बिजी रहता है ना। पहले ये सब चीज़ हमेशा होते रहता था गांव वगैरह में, हम लोग के गांव में भी होता था, है ना। राजा हरिश्चंद्र हो गया, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, नाटक चलता था, है ना, 1-1 महीना तक चलता था। चंद्रगुप्त जो है दोस्तों ये किसकी प्रसिद्ध नाटक है, ये आपको बताना है। तो चंद्रगुप्त है आपका जयशंकर प्रसाद जी का, है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद का ये नाटक है। और जयशंकर प्रसाद जो है वो आधुनिक भारत के सबसे बड़े नाटककार माने जाते हैं, है ना, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर की दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अवयव को क्या कहते हैं। जी हाँ, 2 शब्द है या 2 वाक्यांश है या 2 वाक्य को परस्पर मिलाने वाले अवयव को क्या कहेंगे। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक या इनमें से कोई नहीं। 32 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, इसको समुच्चय बोधक कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा। 2 शब्द, वाक्य और वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अवयव को समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक जो होते हैं इसके 2 भेद होते हैं, एक समानाधिकरण और एक होता है व्याधिकरण, ठीक है। आंसर नंबर आपका बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, प्रश्न नंबर है 33। हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है, बताइए। अल्प प्राण, है ना, तो अल्प प्राण वर्णों की संख्या है आपका टोटल 19। कितनी है, अल्प प्राण वर्णों की संख्या है 19। अल्प प्राण किसे कहेंगे, है ना, तो अल्प प्राण के अंतर्गत जो है ये वर्ण का दोस्तों, वर्ण का, है ना, याद रखिएगा, पहला शब्द, वर्ण का पहला शब्द और आपका तीसरा शब्द, है ना, वर्ण का पहला शब्द और तीसरा शब्द और आपका 5वां शब्द, ठीक है। ये जो पहला और तीसरा और 5वां जो शब्द है वर्ण के, जैसे क, ख, ग, घ, अड़ा में पहला क्या है, क है, और तीसरा क्या है, ग है, और 5वां क्या है, अड़ है। तो क और ग और अड़ क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अल्प प्राण। अब जैसे क वर्ग में देख लीजिए, है ना, च वर्ग में क्या हो जाएगा, ख वर्ग में, ट वर्ग में क्या होगा, त वर्ग में क्या होगा, प वर्ग में क्या होगा, ये आपको वहाँ से छांट लेना है, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएंगे टोटल 19। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। महाप्राण की संख्या कितनी है ना, बताइए। तो महाप्राण, है ना, महाप्राण की संख्या कितनी है, तो महाप्राण है टोटल आपके 14, ठीक है, 14। प्रश्न है दोस्तों आपका 34 नंबर, तैरने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है।
तैरने की इच्छा, तैरने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा तितिर्सा, है ना। तैरने की इच्छा मतलब तितिर्सा होता है ना। तैरने की इच्छा मतलब तितिर्सा हो जाएगा। और पीने की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे? हाँ, पीने की इच्छा रखने वाले को पिपासा, है ना। पीने की इच्छा मतलब ये मत समझिए ये वही चीज़ पीना, है ना, पिपासा होता है। कुछ जानने की इच्छा मतलब जिज्ञासा, और कुछ काम करने की इच्छा का अर्थ क्या निकलेगा? चिकित्सा। और खाने की इच्छा मतलब बुभुक्षा, ठीक है। खाने की इच्छा को कहते हैं बू, भू और छा, ठीक है। तो ये अर्थ भी आपसे पूछ सकता है ना। जैसे पीने की इच्छा पिपासा, तैरने की इच्छा तितिर्सा, कुछ जानने की इच्छा जिज्ञासा। अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? बताइए, तत्सम बताना है ना। तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, है ना। तो तत्सम बताना है ना। तो तत्सम कौन सा है? मनुष्य जो है दोस्तों ये आपका तत्सम है ना। मनुष्य जो है आपका ये क्या है? तत्सम है। और मनुष्य का तद्भव क्या हो जाएगा, है ना। तो तत्सम जो है ये तो संस्कृत होता है ना। तत्सम क्या होता है? संस्कृत। और इसी का जब हिंदी रूपांतरण हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं, है ना। उसी को क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। तो मनुष्य का तद्भव क्या हो जाएगा? इसको हिंदी में क्या कहेंगे? मानव कहा जाता है ना। मनुष्य को क्या कहते हैं? मानव कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ठीक है। जूता क्या है दोस्तों? बताइए, जूता जो शब्द है ये कैसा शब्द है? जूता जो है ये देशज शब्द है, ठीक है। जूता जो है देशज शब्द है। सूर्य, अगर सूर्य जो है जैसे कहा जाए सूरज, तो सूरज जो है ना दोस्तों, सूरज का तत्सम क्या हो जाएगा? सूर्य, है ना। सूरज का तत्सम क्या हो जाएगा? सूर्य। सूरज क्या है आपका? तद्भव है ना। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा, है ना। घर का तत्सम क्या होगा? गृह, है ना। घर क्या है आपका? तद्भव है, लेकिन इसका तत्सम अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? गृह हो जाएगा, यानी कि संस्कृत में बदल देना, है ना। अगर तत्सम का मतलब संस्कृत, तद्भव का मतलब हिंदी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर। 9 दिन चले अढ़ाई कोस। जी हाँ, 9 दिन चले अढ़ाई कोस, ये जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होगा? बताइए, 9 दिन चले अढ़ाई कोस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है ज़्यादा समय में कम काम करना, है ना। 9 दिन में अढ़ाई कोस आप चल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? समय ज़्यादा ले रहे हैं और काम कम कर रहे हैं, है ना। तो ज़्यादा समय में कम काम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए ये सब ये चीज़ याद करने वाला ना, ये सब है ना, थोड़ा आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड भी लगाना है, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप में अंडरस्टैंडिंग भी लाना है ना। अंडरस्टैंडिंग से ये सब चीज़ें बन जाती है ना। सभी चीज़ याद नहीं करना पड़ता है। मुहावरा तो ऐसा चीज़ होता है जो याद करने की ज़रूरत ही नहीं लगता है हमें, है ना। वो तो आपको दिनचर्या में ये सब मुहावरा चलते रहता है ना। दिनचर्या में मुहावरा है, लोकोक्ति है, कहावत है, ये सब होते रहता है, चलते रहता है, ठीक है। अब जैसे अगर पूछे कोई आंचल पसारना, आंचल पसारना जो मुहावरा है, तो आंचल पसारना का अर्थ क्या होगा? आंचल पसारना का मतलब है ना कि आप किसी के आगे हाथ पसार देते हैं, आंचल पसार देते हैं, मतलब कि आप गिड़गिड़ा रहे हैं, याचना कर रहे हैं, है कि नहीं। अब जैसे आकाश के तारे गिनना, अगर आपको कह दिया जाए आकाश के तारे गिनो तो आप गिन पाइएगा नहीं, कि बेचैनी में रात कटना, है ना। आकाश में तारे गिनना का मतलब क्या होगा? बेचैनी में रात कटना आपका, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ जो है, छछुंदर छोड़ना, छछुंदर छोड़ना का अर्थ क्या होता है? छछुंदर छोड़ना मुहावरा है, इसका अर्थ होता है झगड़े के लिए प्रेरित करना, है ना। झगड़े के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पक्षी उड़ रहे हैं। पक्षी जो है क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं। तो कौन सा काल है ये बताना है। पक्षी जो उड़ रहे हैं तो अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा आपका, ठीक है। अपूर्ण वर्तमान काल, यानी कि आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा आपका। चलते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 38 नंबर। प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वो हिंदी और संस्कृत का उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप है। तो उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है दोस्तों? बताइएगा, 38 वाला, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका अपवाद, है ना। अपवाद जो हो जाएगा, अपवाद जो शब्द है ना, अपवाद जो शब्द है ये हिंदी संस्कृत उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप है आपका। नेक्स्ट है आपका 39, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका 39 नंबर प्रश्न, कि संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कितनी भाषाओं का उल्लेख है। हमारे संविधान में जब मूल संविधान बना था ना, तो उस समय 8 अनुसूची था, लेकिन वर्तमान में कितने अनुसूची है? 12 है ना। बाद में आपका 9 जोड़ा गया, 10 जोड़ा गया, 11 जोड़ा गया, 12 जोड़ा गया। ये सभी चीज़ मैंने कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। 8वीं अनुसूची में क्या है? तो भाषा का वर्णन किया गया है 8वीं अनुसूची में ना। टोटल भाषा कितने हैं? तो टोटल भाषा अभी वर्तमान में 22 भाषा है। संविधान बना था तो कितना भाषा था? 14 भाषा था, ठीक है। संविधान बना था तो कितना भाषा था? 14 भाषा था। सबसे पहले किसको जोड़ा गया दोस्तों? सबसे पहले जोड़ा गया आपका 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में सिंधी को, है ना। सिंधी को सबसे पहले जोड़ा गया आपका।
फिर आपका हुआ आपका 21वां हो गया 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में हुआ था, और इसमें आपको जोड़ा गया था दोस्तों आपका कोंकणी मणिपुरी और एक और कौन भाषा था, कोंकणी था आपका, मणिपुरी था और एक मलयालम था लगता है, एक हमें ध्यान में नहीं आ रहा है, कोंकणी मणिपुरी और क्या था एक, है ना। और एक और होता है आपका दोस्तों एक बार 4 भाषा जोड़ा गया आपका, मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली आपका, ठीक है। तो ये 4 अभी टोटल वर्तमान में हो गए आपके 22 भाषा। सबसे शुरू में एक भाषा जोड़ा गया सिंधी, कोंकणी मणिपुरी और मैथिली, है ना, कोंकणी मणिपुरी और मैथिली जोड़ा गया था, हाँ 3 भाषा जोड़ा गया था। उसके बाद 4 भाषा जोड़ा गया, चौथा भाषा जोड़ा इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जुड़ा था आपका, ठीक है। तो ये चारों आपको याद रखना है, चारों आपका बार बार पूछा जाता है। और चौथा जो हुआ था ये 92वां संविधान संशोधन हुआ था, है ना, 92वां संविधान संशोधन के तहत आपको 4 भाषा जोड़ा गया था 2002 ईस्वी में, ठीक है। तो अभी टोटल भाषाओं की संख्या कितनी है, 22 भाषा है ना। ये 22 भाषा कौन कौन से हैं मैं एक बार बोल देता हूँ, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं ना, हमारा काम है पढ़ाना, ठीक है। पहला भाषा असमिया है, बांग्ला है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली है, ओडिसी है, पंजाबी है, संस्कृत है, संथाली है, सिंधी है, तमिल है और तेलुगु है और आपका उर्दू है ना। देखिए आपको यहाँ पर फंसाने के लिए दे देगा अंग्रेजी, भाई साहब याद रखिएगा, अंग्रेजी जो है ये आपको इसमें नहीं है ना, अंग्रेजी इसमें नहीं है, याद रखिएगा। भोजपुरी है ना दे देगा फंसाने के लिए, तो भोजपुरी भी इसमें नहीं है, याद रखना है, ठीक है, भोजपुरी भी इसमें नहीं है। राजस्थानी भी इसमें नहीं है ना। तो कुछ ये जो ऑप्शन मैंने अभी बताया, जैसे अंग्रेजी है, भोजपुरी है, राजस्थानी है, ये इसमें भाषा में 22 भाषा में नहीं है, और ये फंसाने के लिए आपको देता है। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर, खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है, बताइए। खड़ी बोली जो निकली है ये सौरसेनी से निकली है, ठीक है। खड़ी बोली ये जो है ये सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर, कह रहा है कि इनमें से लुटेरा का प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, बताइए। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, उपसर्ग और प्रत्यय, है ना। उपसर्ग लगता है शब्द के पहले और प्रत्यय लगता है शब्द के बाद में। तो लुटेरा में लुटेरा में दोस्तों कौन सा प्रत्यय है आपको ये बताना है। तो 41 का हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी एरा। लुटेरा माने एरा, एर्रा, तो एर्रा क्या है, इसमें प्रत्यय है, आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 42 नंबर, कह रहा है कि इनमें से जो न जानता हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। जो नहीं जानता हो उसको क्या कहेंगे, जो नहीं जान रहा है तो भाई साहब अज्ञानी आदमी होगा, है ना। 42 का क्या हो जाएगा जी, जो नहीं जानता है ना, तो उसको क्या कहेंगे, जो ना जानता हो, जो न जानता हो उसको कहते हैं अज्ञ दोस्तों, है ना। अज्ञ कहा जाता है जो ना जानता हो, और जो कुछ न जानता हो उसको अज्ञानी कहते हैं ना। अज्ञानी किसको कहते हैं, जो कुछ न जानता हो, ठीक है, जो कुछ न जानता हो उसको कहेंगे अज्ञानी भाई साहब, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो कुछ नहीं जानता हो उसको अज्ञानी, और जो ना जानता हो उसको अज्ञ कहा जाता है, ठीक है, अज्ञ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं आपका 43 नंबर। प्रश्न है 43 नंबर के, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो मोर का पर्यायवाची नहीं है। अब बताइए जो 43 है, मोर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो कौन सा है मोर का, तो मोर का कौन कौन है ये तो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो मोर का पर्यायवाची क्या होता है, सीखी होता है, कलापी होता है, केकी होता है, मयूर होता है, नर्तक प्रिय होता है, मेहप्रिय होता है ना, सारंग होता है, सिखावल होता है, ठीक है। तो ये सभी आपके इसके पर्यायवाची। मोर का स्त्रीलिंग क्या होगा, मोरनी हो जाएगा, है ना, मोर का स्त्रीलिंग मोरनी, है ना। तमचुक जो है दोस्तों, ये तमचुक जो है ये इसका पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही, है ना। तमचुक, सीखी, कलापी, केकी ये सभी इसका पर्यायवाची है आपका। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो तमचुक है ये किसका पर्यायवाची है, तो क्या होगा। तमचुक जो है ये मुर्गा का है ना, ये किसका है, मुर्गा का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, मुर्गा। अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर है, ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमधन। ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमधन का रचित किस काव्य में है, बताइए, है ना। प्रेमधन का जो रचित है किस काव्य में है, 44 का आंसर क्या होगा,
तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन है जीर्ण जनपद, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर दोस्तों आपका, है ना, ये याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैं चलता हूँ, अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है, बताइए अघोष वर्ण इसमें कौन सा है ना। आपका 45 का आंसर क्या होगा, अघोष वर्ण कौन सा है, तो इसमें च जो वर्ण है दोस्तों ये आपका अघोष वर्ण है, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, च वर्ण जो है ये आपका अघोष है। प्रत्येक वर्ग का पहला और आपका दूसरा जो होता है ये अघोष होता है। अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर की महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक किस वर्ष बने। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है इस सरस्वती पत्रिका के संपादक जो बने थे ये 1900 कब बने थे, तो 1903 ईस्वी में बने थे दोस्तों। ठीक है, 1903 ईस्वी में बने थे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देखिए 1903 तो है नहीं, ये उल्टा लिखा गया, इसी को आप 1903 कर लीजिएगा, है ना, सी नंबर इसको आप कर लीजिएगा 1903। ठीक है, इसको आप सीधा कर लेना है 1903 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला प्रश्न है इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है, बताइए कर्मवाच्य किसमें है दोस्तों। श्याम पुस्तक पढ़ेगा, श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो अभी बताए थे कर्मवाच्य कौन सा होगा, है ना। तो कर्मवाच्य वाच्य तीन प्रकार के मैंने बताया था ना, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, तो श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी वाक्य में क्या है, तो पुस्तक किसके द्वारा पढ़ी जा रही है ना, तो श्याम के द्वारा, है ना, यानी कि क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा भाई साहब सी नंबर, श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, है ना, ये हो जाएगा कर्मवाच्य, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा। 48 नंबर है कि इनमें से कौन सा शब्द ऋणी का विलोम है ना। ऋणी का उल्टा क्या हो जाएगा, ऋणी का उल्टा क्या होगा भाई साहब, बताइए ऋणी का उल्टा हो जाएगा उरीनी, है ना, उरीनी हो जाएगा ऋणी का उल्टा, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर। कृतज्ञ का उल्टा क्या होता है, बताइए तो कृतज्ञ का उल्टा क्या होता है, कृतघ्न। ठीक है, और उत्कृष्ट का उल्टा क्या होगा, उत्कृष्ट का उल्टा हो जाएगा निकृष्ट। रिजु का उल्टा कुलीन, ऋण का उल्टा उरीन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर, धर्माधर्म, है ना, धर्माधर्म द्वंद्व समास, अच्छा धर्माधर्म जो है ये कौन सा समास है ये बताना है आपको, है ना। धर्माधर्म जो है ये कौन सा समास है, दिग्गु है, द्वंद्व है, या फिर अव्ययीभाव है, या कर्मधारय है। तो धर्माधर्म दोस्तों ये कौन सा समास है ये बताइए, 49 का क्या होगा, ये जो हो जाएगा आपका दिग्गु समास हो जाएगा आपका, सॉरी दिग्गु नहीं द्वंद्व समास हो जाएगा आपका बी नंबर, है ना, दिग्गु नहीं द्वंद्व समास हो जाएगा, जिसके दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर, शुभेच्छा का संधि विच्छेद बताइए संधि को छेद करने वाला संधि विच्छेद जो है ये शुभेच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा, है ना। शुभेच्छा का संधि विच्छेद शुभ जोड़ इच्छा होता है, यानी कि आंसर नंबर बी। संधि विच्छेद भी आपको 2 से 3 सवाल जरूर पूछेगा, है ना, 2 से 3 सवाल संधि विच्छेद भी आपको पूछेगा, है ना। तो संधि विच्छेद भी आप प्रैक्टिस कर लेना है ना। कोई भी एक बुक खरीद लीजिए और यहाँ जो टेस्ट लगाया जा रहा है ये टेस्ट लगाइए, और उसके अलावा आप और भी अपना पढ़ सकते हैं। ज़्यादा जैसे हिंदी पर आपको फोकस नहीं करना है ना, ज़्यादा हिंदी पर समय नहीं देना है, कम से कम 1 घंटा से ज़्यादा आपको नहीं देना है ना, आधा 1 घंटा से ज़्यादा डेली टाइम इस पर मत देना है। ठीक है, मैक्सिमम आधा से 1 घंटा डेली आपको टाइम देना है ना। इसीलिए हम 3-4 दिन पर लगभग एक टेस्ट आप लोग को लगा देते हैं, ताकि आपका थोड़ा सा हिंदी भी रिवीजन हो जाएगा। तो शुभेच्छा हो जाएगा शुभ जोड़ इच्छा। अगला प्रश्न है आपका 51 नंबर, नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है। नीति निपुण में, और वीडियो को लाइक भी करते चलना है दोस्तों। ठीक है, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक कीजिए सभी लोग। ठीक है, दबा के लाइक कीजिए, ठोकिए जल्दी से। नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है, बताइए। नीति निपुण में ये तत्पुरुष समास हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, नीति निपुण में तत्पुरुष समास। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है। परमात्मा की जो कृपा है सर्वत्र व्याप्त है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है ना। जो परमात्मा की कृपा क्या है, सभी जगह है, तो इस प्रकार में इस वाक्य में दोस्तों किस प्रकार की क्रिया का विशेषण का प्रयोग हुआ है, कौन सा क्रिया विशेषण का। 52 का आंसर हो जाएगा आपका स्थानवाचक, है ना, ये हो जाएगा आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है आपका, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा।
अगला है कि खून की सगाई। वाह वाह वाह, खून की सगाई जो है ये प्रसिद्ध कहानी है दोस्तों। किसकी है खून की सगाई? क्या सगाई है? खून की सगाई जो है ये आपका ईश्वर पेटलीकर की, ये आपका है ना, ईश्वर पेटलीकर की ये दोस्तों प्रसिद्ध कहानी है खून की सगाई। मैंने तो नहीं पढ़ी है ना। और इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, है ना। तो हिंदी दिवस आपको याद रखिएगा, ये सवाल जरूर पूछेगा। तो हिंदी दिवस मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस याद रखना है ना। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को, ठीक है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए, और एक सवाल आप बताइएगा कि हिंदी को राजभाषा संविधान द्वारा कब घोषित किया गया था? हिंदी को राजभाषा जो है संविधान के द्वारा कब घोषित किया गया? तो 14 सितंबर 1949 को, ठीक है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन जो हुआ था ये कब हुआ था? तो 10 जनवरी, है ना, 10 जनवरी 1975 को हुआ था आपका, ठीक है। 10 जनवरी 1975 को हुआ था प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन आपका। और अगर सिर्फ हिंदी दिवस पूछे, अगर ये तो विश्व हिंदी था ना, तो विश्व हिंदी है आपका 10 जनवरी, ठीक है। और अगर सिर्फ पूछे हिंदी दिवस दोस्तों, तो हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो 14 सितंबर, है ना। बहुत सारे लोग 14 सितंबर मार रहे थे। 14 सितंबर जो है मेरे बाबू वो आपका हो जाएगा हिंदी दिवस, ठीक है ना। विश्व पूछे तब 10 जनवरी, है ना। अगला प्रश्न है आपका 55 नंबर, कह रहा है कि इनमें से कौन सी भाषा जो है वो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? मैं अभी 22 भाषा के बारे में अभी आपको बताए थे, है ना। कौन सी भाषा उसमें नहीं है? कन्नड़, नेपाली, मिजो, सिंधी, है ना। तो सिंधी तो जोड़ा गया था ना जी, सिंधी तो जोड़ा गया था, तो सिंधी तो आपका होगा नहीं, है कि नहीं। कन्नड़, नेपाली और मिजो, बताइए क्या होगा इसमें? तो आप लोग फंस गए ना। आंसर हो जाएगा मिजो। मिजो जो है दोस्तों, है ना, मिजो, नेपाली तो जोड़ा ही गया है, कन्नड़ भी है आपका, है ना। तो मिजो जो है ये 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, ठीक है। मूल संविधान में कितने भाषा थे? तो 14 भाषा था। वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में है आपका 22 भाषा, है ना। एक बार मैं फिर से भाषा के बारे में थोड़ा सा बता दूं, है ना, क्योंकि भाषा से आपको एक सवाल तो फिक्स है कि आपको पूछेगा ही, ठीक है। सबसे पहला जो संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, है ना, इसमें आपको 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। मैंने अभी बताया था, आपको याद होना चाहिए। सिंधी भाषा 1967 में जोड़ा गया, 21वां संविधान संशोधन। फिर होता है आपका 1992 में संविधान संशोधन कितना? तो 71वां संविधान संशोधन। और इसमें जोड़ा गया था आपको कौन कौन भाषा? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, है ना। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषा इसमें जोड़ा गया था, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। उसके बाद दोस्तों संविधान संशोधन होता है आपका 2002-3 में होता है आपका, है ना। ये होता है आपका 92वां संविधान संशोधन, है ना। ये जो याद कैसे रखिएगा? तो 21 और 71 कितना होता है? 92 होता है, तो याद रखिएगा 92वां संविधान संशोधन। और इसमें 4 भाषा जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। और बिहार का भी इसमें एक भाषा था मैथिली। तो पूछ सकता है कि बिहार का जो मैथिली भाषा है वो संविधान 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में, या कभी कभी 2002 भी दे देता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं कि बहिष्कार में कौन सी संधि है? बताइए कौन सी संधि है? संधि नहीं, संधि है ना। बहिष्कार में कौन सी संधि है दोस्तों? तो बहिष्कार में विसर्ग संधि है आपका, है ना। बहिष्कार को अगर आप तोड़िएगा तो इसको कैसे टूटेगा? बहि, है ना, बहि जोड़ कार बहिष्कार होगा आपका। और इसमें संधि जो होगा वो आपका कहाँ गया? विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 56 नंबर, राजश्री में कौन सी संधि है दोस्तों? तो इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें हो जाएगा गुण संधि, है ना। यानी इसमें हो जाएगा आपका गुण संधि। अगर राजश्री को तोड़ते हैं तो राज जोड़ ऋषि हो जाएगा, है ना। राज जोड़ ऋषि, राज ऋषि, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, ये गुण संधि हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न हम चलते हैं आपका 58 नंबर, नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द को छाटिए, है ना। पर्यायवाची शब्द यहाँ पर चाटिए लिख दिए भाई साहब, छाटिए जी है ना। कौन सा छाटना है आपको? पर्यायवाची शब्द। तो 58 का क्या होगा, है ना। तो पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा यहाँ पर पीयूष का, है ना। तो पीयूष का पर्यायवाची आपको बताना है। पीयूष का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो अमृत हो जाएगा। पीयूष का पर्यायवाची क्या होगा? अमृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है।
और अमृत का अन्य पर्यायवाची क्या हो जाए, जैसे सोम, है ना, सोम रस आप सुने होंगे, है ना, तो वो भी अमृत ही था आपका। सुधा, है ना, सुधा का मतलब सुधा दूध नहीं, तो वो भी अमृत ही है ना, सुधा का मतलब होता है अमृत ही आपका, ठीक है। मधु, मधु भी अमृत होता है इसका मतलब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 59 नंबर की, अंगार बरसना। बताइए दोस्तों, अंगार बरस रहा है, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अंगार बरस रहा है मतलब क्या होगा? अंगार बरसना मतलब होता है कड़ी धूप होना, है ना। नहीं कहते हैं हम लोग बाहर अभी देखते हैं ना, अभी तो अंगार बरस रहा है ना, एकदम बाहर जैसे निकलिएगा बाप रे बाप ज़बरदस्त गर्मी है भाई साहब, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? ये नंबर। ये कहते हैं एकदम अंगार बरस रहा है, आग बरस रहा है, नहीं कहते हैं आग बरसना, है ना, या फिर अंगार बरसना, एक ही चीज़ है, कड़ी धूप होना आपका। अगला प्रश्न है आपका 60 नंबर, अंतर के पट खोलना। अब देखिए ये भी आपको अंतर का पट खोलना, आपके अंदर का पट खोलना मतलब क्या होता है ना। अंतर मतलब अंतरात्मा का पट खोलना, तो 60 का आंसर क्या होगा बताइए, है ना। तो अंतर का पट खोलना मतलब विवेक से काम लेना, है ना। अपने अंतर मन से हम काम ले रहे हैं, यानी कि अपने विवेक से काम ले रहे हैं, ठीक है। कोई किसी से कोई मतलब नहीं, हमारा जो है अपने अंतर मन से हम अपना निर्णय लिए हैं और काम ले रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर। तो मुहावरा वगैरह जो है ना, वो खुद से अप्लाई करके और खुद से थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड लगा करके, थोड़ा खुद अपना अंडरस्टैंडिंग से समझ करके, ये याद करने वाला चीज़ नहीं होता है, ये सब बन जाता है, सब कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आराम से बना लीजिएगा आप लोग। 61 नंबर है कि लोकोक्ति, है ना। लोकोक्ति भी जैसे आपको ये सब चीज़ बार बार अपने जीवन में सब सुनते रहते होंगे, हमारे दादा हमारे बाबूजी हमेशा बोलते रहते हैं, है ना। आम के आम गुठलियों के दाम, है ना, इसका अर्थ क्या होगा बताइए। ये जो लोकोक्ति है, आप कहावत है, लोकोक्ति, ये सब चीज़ आप गांव में सुनते रहते होंगे, है ना। आम के आम गुठलियों के दाम मतलब क्या हो गया जी? बहुत आसान चीज़ है, आम के आम गुठलियों के दाम मतलब क्या होता है बताइए। इसका अर्थ हो जाएगा दोहरा लाभ होना। आम का तो आम हम खाइए लिए और गुठलियों के दाम हमको मतलब कि निकल गया, है ना। तो आंसर क्या हो गया? आम आप खाते हैं, गुठली खाते हैं? नहीं खाते हैं, लेकिन गुठली का भी यहाँ पर दाम आपको मिल रहा है, इसका मतलब आपको दोहरा लाभ मिल रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ? दोहरा लाभ मिल रहा है आपको, है ना। आम तो आप चबाइए लिए, है ना, लेकिन गुठलियों आप चबा रहे हैं, तो दोहरा लाभ आपको मिल रहा है। अगला है कि प्रतिदिन में कौन सा समास है? बताइए प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन कौन सा समास होगा? अवयवी भाव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, प्रतिदिन में अवयवी भाव समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 63 नंबर, और देखिए इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे ग्रुप में, है ना। इसका पीडीएफ जो है आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। हमारा नंबर है 7857824310, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप है। और जो प्रधान शिक्षक बिहार 7th फेज, है ना, बिहार जो 7th फेज ग्रुप है ना, बिहार जो 7th फेज ग्रुप है, जो 7th फेज की तैयारी चल रही है, उसी में आपको पीडीएफ मिलेगा। और प्रधान शिक्षक वगैरह ग्रुप में इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा, है ना। तो बिहार 7th फेज में जो लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। 499 का मात्र चार्ज है, इसी नंबर पे आपको पे करना पड़ेगा, और इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। ये नंबर को सेव कर लेना है मोबाइल में, है ना। किसी भी नाम से, करियर पॉइंट हो गया, करियर परिवार हो गया, मुकेश सर हो गया, किसी भी नाम से सेव कर लीजिएगा, और फिर व्हाट्सएप में जा करके पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है, और वहाँ मैं आपको ग्रुप में जोड़ देंगे, और सारे पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीछे वाला भी, और वीडियो भी आपको मिल जाएगा। बताइए आप बीती में कौन सा समास है ना। आप बीती में, तो आप बीती में हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। जी हाँ, बहुत बढ़िया, तत्पुरुष समास। जिनका भी कमेंट आ रहा है बहुत बढ़िया, है ना। तो ये रहा दोस्तों आज का टेस्ट। कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर आपको दे दिया गया, इसको टेस्ट के रूप में 1-2 बार दीजिएगा, है ना, और इसको वीडियो 1-2 बार देख लीजिएगा, आपको सारा चीज़ याद हो जाएगा, है ना। यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगा, और क्योंकि हिंदी में सिर्फ हमको पास करना है ना, तो ज़्यादा दिमाग हिंदी में नहीं लगाना है, हिंदी में बस आपको पास कर जाना है। किसी तरीके से आपको हिंदी और अंग्रेजी मिला करके, अंग्रेजी तो आपको पढ़ना ही नहीं है, हम तो कहेंगे अंग्रेजी मत पढ़ो, है ना। अंग्रेजी आपका जो 25 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसमें से आपको क्या करना है, हम देखिए जिनको अंग्रेजी आता है वो पढ़ सकते हैं ना, आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जिनको नहीं आता है अंग्रेजी, आप 2 महीना पढ़ के आप कुछ नहीं कर पाइएगा, है ना। अगर अभी तक पूरे जीवन से अभी तक 30-35 साल 40 साल उम्र हो गया है, अंग्रेजी तो पढ़े ही होंगे बचपन में, अभी तक जब नहीं समझ पाए तो 2 महीना में आप क्या उखाड़ लीजिएगा। इसीलिए अंग्रेजी मत पढ़िए, है ना, हिंदी प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। और हिंदी आप तो हमेशा पाला पढ़ता ही हिंदी से पूरे जीवन भर में, तो हिंदी आप सेट प्रैक्टिस बनाइए। इंग्लिश में क्या करना है आपको, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आप ऑप्शन बी या फिर सी आप रंग दीजिएगा। ये ट्रिक आप अपना लीजिए, 5 क्वेश्चन फिक्स है कि आपका सही हो जाएगा, या तो बी रंग लीजिए या तो आपका सी रंग लीजिए। 5 क्वेश्चन आपका 1 मिनट में आपको 20-25 क्वेश्चन आपको रंगा जाएगा, 1 से 2 मिनट में 5 नंबर आपको मिल जाएगा एकदम बैठे बैठे, है ना। आराम से आप फिर हिंदी को बना लीजिएगा, और यहाँ से आप
30-40 नंबर ले आइएगा, पास कर जाइएगा, है ना। उसके बाद आपका पेपर 2 चेक होगा भाई साहब, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आज का क्लास, इतना ही रहने देते हैं। आज रात में 9 बजे क्लास होगी, है ना। और सभी लोग को रात में भी जुड़ना है। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग पूरा वीडियो देखें, है ना, और इसी प्रकार से तैयारी करते रहिए और तैयारी होती रहेगी। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।